नौकरियों के लिए खास करके ग्रुप सी और डी, इसमें मल्टीपल जितनी भी डिमांड आती रहती है, हर डिमांड के साथ उसकी जो फॉर्म भरते थे और उसमें साल भर में कई बार एग्ज़ाम देना, हर एग्ज़ाम के लिए पोस्टें कितनी भी हों, लाखों लोग लाइन में लगते थे, एग्ज़ाम देते थे। तो हमने उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये शुरू किया है और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका एक प्रावधान किया है जो अब अगले इस वर्ष से शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, उसकी अंतिम तिथि अभी हमने 31 मार्च रखी हुई थी, लेकिन आज मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं कि वो 31 मई हमने कर दी है, 2 महीने और बढ़ा दिया है। अभी तक आंकड़ा जो बताया जा रहा है मुझे, 4,59,521 कैंडिडेट ने अपने फॉर्म भर दिए हैं, जिसमें से 3,20,000 हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं और कुछ ऐसे जिन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो हरियाणा के हैं, बाहर के हैं, 1,36,000 ऐसे हैं। हो सकता है ये भी हरियाणा के हों या बाहर के हों, लेकिन जिन्होंने स्पेसिफाई किया है 3,20,000 है। हम इसके साथ परिवार पहचान पत्र भी जोड़ने वाले हैं ताकि उससे ये सुनिश्चित हो जाएगा। जोड़ दिया, हाँ नहीं कर रहे हैं अभी वो 1,36,000 जो ऐसे ही हैं। तो जो हरियाणा का दिखाएगा वो परिवार पहचान पत्र जरूर दिखाएगा, जो हरियाणा का नहीं दिखाएगा वो अभी उसके बिना भी रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि हम संवैधानिक तौर पर उसको मना नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन तो वो भी कराएगा। 31 मई, 2 महीने और बढ़ा दी, क्योंकि अभी सारा ये जो एग्ज़ाम होंगे वो मई के बाद ही होंगे। 3 महीने तो अभी हमने जो एजेंसी हायर करनी है एग्ज़ाम के लिए, वो सारे सिस्टम के लिए, उसको 3 महीने का टाइम चाहिए, वो अभी हम करने वाले हैं ताकि 3 महीने उसमें लगेंगे और उसके बाद फिर जून के बाद फिर इस बीच में जो नए रिजल्ट्स भी लोगों के आ जाएंगे वो भी इसमें जोड़ पाएंगे मई तक। ऐसे ही ये जो IAS HCS जो कुछ सीटें मुख्यमंत्री की मुट्ठी में होती थी, हमने वो खोल दी। हमने कहा भाई हमको अपने हाथ से किसी को ना IAS बनाना ना HCS बनाना, आओ जो योग्यता रखते हैं उनका एग्ज़ाम होगा, उसमें जो मेरिट में आएंगे उस मेरिट के बाद जो प्रोसीजर होगा उससे वो बनेंगे। और इसमें HCS तो आपको पता है एक खेप बन चुकी है, IAS भी एग्ज़ाम होकर के उसकी एक लिस्ट UPSC में जा चुकी है, उनका प्रोसीजर है, वो जिनको सेलेक्ट करके भेजेंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक नया एक जो हमारा सुशासन का एक बिंदु। एक हमने कॉलेज विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पासपोर्ट ये बनाने का भी जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें जो अप्लाई करता है वो बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराता है, तो 6,800 विद्यार्थियों को निःशुल्क पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं। एक विचार वो जो फाइनल कर दें उसको भी, वो विचार ये है कि अभी तक तो जो अप्लाई करते हैं उन्हीं के लिए पासपोर्ट बना के देते हैं हम। अब एक कैटेगरी पोस्ट ग्रेजुएट के जो भी विद्यार्थी होंगे वो अप्लाई करें ना करें, उन सबको पासपोर्ट देंगे। अभी इसके नीचे नहीं किया, इसके नीचे जिनको बनवाना बनवाए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के जितने विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज़ में हैं या कॉलेजेस में हैं हरियाणा में, उनको सबको कोई ना भी अप्लाई करे, सबका एक प्रकार से पाठ्यक्रम का हिस्सा हो जाएगा कि डिग्री लेके जाएगा तो साथ में पासपोर्ट लेके जाएगा। निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। एक हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आपको हर डिपार्टमेंट की स्थितियां तो मालूम है ही हैं, सब जगह कुछ ना कुछ जो गड़बड़े हैं, एक एक चीज़ को, ये हमारी ही सरकार है कि हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ है। हमको कोई शिकायत करे या न करे, लेकिन हम उनको ढूंढ के उसको ठीक कर रहे हैं। जहाँ पता लग जाए उसकी इंक्वायरी भी कराते हैं, उसके लिए टीमें भी बनाते हैं, उसके लिए चाहे विजिलेंस हो चाहे और कोई तरीका हो, उन सबको बुक करते हैं ताकि शुद्धिकरण कर सकें। तो ये हमने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑपरेशन शुद्धि ये एक कार्यक्रम चलाया। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारे RTAs हैं उनको नाम दिया है DTOs नए तय किए, और उसमें जो ठीक DTOs हमको हमारे हिसाब से ध्यान में आए वो सब तय किए हैं। और उसके कारण से जो रिजल्ट निकला है, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, नवंबर 19 से मार्च 20 तक कुल
9,800 चालान हुए, जिसमें से 8,823 का निपटान भी हो चुका है। 37,000 करोड़ रुपए की राशि मिली। ये 6 महीने हैं। ये डीटीओ 37 करोड़, ये डीटीओ बनाने से पहले के विषय 6 महीने, यानी मार्च 20 तक। और उसके बाद नवंबर 20 से और 29 मार्च, यानी यही कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड इस समय का। इस 6 महीने में, नवंबर दिसंबर यानी 5 महीने में, इन 5 महीनों में जहां पहले 9,000 चालान थे, अब ये 25,000 चालान हुए हैं। और इसमें से 22,400 का निपटान हो चुका है और 72 करोड़ रुपए की राशि ये वसूल की गई है। यानी एक प्रकार से डबल ये राशि हो गई और डबल से भी ज़्यादा चालान भी हुए। तो ये एक परिणाम है उसका कि कुछ लोग अब थोड़ा ठीक शिद्दत से काम कर रहे हैं कि गलत काम को नहीं करने देने, चाहे वो ओवर स्पीडिंग हो, चाहे वो ओवरलोडिंग हो, किसी भी प्रकार की, या डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उसको ठीक करके चलें। तो एक एक चीज़ को ठीक कर रहे हैं। एक योजना आगे हमारी है कि ओवर स्पीडिंग जो है, कुछ एरिया जैसे हम तय करने वाले फास्ट रोड्स जिसमें ऑटोमेटिक चालान हो, ऑटोमेटिक चालान हो। सुझाव तो यहाँ तक भी आया है कि चालान की जो राशि है वो ऑटो डेबिट हो जाएगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा। कोई यहाँ से दिल्ली जा रहा है, रास्ते में कब चालान हो गया और कब उसकी राशि बैंक से निकल गई, उसको एक एसएमएस जाएगा, यू हैव बीन चालान अंडर दिस 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 एंड दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। अब एक सुझाव है, देखें डिपार्टमेंट के लोग इसको कितना जल्दी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम अपने सुशासन को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कल से 5,000 से ऊपर वाली राशि, कल से 5,000 से ऊपर वाली जो राशि है वो ऑटो डेबिट नहीं हो पाएगी। कल से पहले वाला नहीं, अभी तो हमने ऑटो डेबिट किया नहीं है। कल से प्रोविजन हो रहा है 1 अप्रैल से। क्या ऑटो डेबिट जो होता है वो 5,000 से ऊपर का अगर कुछ होगा तो उसके लिए बैंक से पूछना पड़ेगा। कम वाले खैर वो पता नहीं मुझे, लेकिन ऑटो डेबिट होने के बाद अगर उसको अपील करना है तो अपील करने के बाद अगर उसका गलत चालान हुआ तो ऑटो क्रेडिट भी हो जाएगा, उसको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। कोई कहे ना गलत हो गया जी, उसकी अपील का रास्ता है। देखिए जिसकी गलती है तो भुगतान तो उसी को करना पड़ेगा। विदेशों में है, अभी तक तो यही है, हमारे से पहले कोई ना कर जाए। फिर हमने शुरू किया रजिस्ट्रियों का ई पंजीकरण, जो 1 साल पहले शुरू किया था। उसमें जो प्रावधान किए गए थे उस समय उसमें सफलता मिली, लेकिन बाद में ये जो 7A का मामला है इसका दुरुपयोग भी हुआ है। आपको मालूम है, इसलिए हमें भी मालूम है, तो उसकी शिकायतें बहुत आई हैं, इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुई है उसका अध्ययन करने के बाद अब उस 7A को भी हमने चोक कर दिया है कि अब ये रजिस्ट्री 7A जहाँ जहाँ लागू है वहाँ नहीं होगी। पहले थोड़ा परमिशन लेके उसमें लूप होल कई तरह थे, उस नाते से वो करकरा देते थे नीचे, लेकिन अब उसको लूप होल को बंद किया है। इसकी कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सावधानी जरूर बरतेंगे कि कठिनाई भी दूर हो, लेकिन उसमें कोई लूप होल भी नहीं छोड़ेंगे ताकि भ्रष्टाचार न हो। अब इससे एक जो उसका लाभ होगा, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज ये नहीं बन पाएंगी। अभी तो हजारों की संख्या में हर सरकार उनको रेगुलर करती रही है, हमने भी एक बार रेगुलर की है, अब भी रेगुलेशन का एक मूव चलाया हुआ है हमने, उनको करेंगे। लेकिन आगे न बने, कम से कम कोई एक समय ऐसा ज़रूर हमें तय करना पड़ेगा कि इसके बाद इसको चेक लगे। तो हमने उसको 7A को सख्ती से लागू किया है कि 1 एकड़ से नीचे जो भी ज़मीन होगी वो रजिस्ट्री कराते समय उसका NOC लेना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर लैंड तो हो पाएगी, नॉन एग्रीकल्चर लैंड अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कहीं भी रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं होगी। पहले बीच में आपने जो ये किया था कि NOC UMP से आएगा, DTP से आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं तो ड्यूल माना जाएगा, फिर उसके बाद ही वो दी जाएगी, वो प्रक्रिया बंद कर रहे हैं। नहीं, उसमें अब डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, जहाँ कहीं लूप होल है उसको चेक करेंगे। ये टोटली बंद करिए जहाँ पर भाई अगर मान लो हम सुविधा के लिए ये करें कि ऑटोमेटिक कर दें और कहीं डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल करके कोई उसको डिपार्टमेंट में चढ़ाया नहीं, डीम्ड हो गया तो गड़बड़ तो हो ही गई। इसलिए जहाँ गड़बड़ होने के चांस हैं उसको डीम्ड भी बंद करेंगे।
पूर्णतः बंद है 7A। हाँ 7A बिल्कुल बंद। 7A में जो उचित एग्रीकल्चर की लैंड है वही होगी। और एनओसी जो पोर्टल है ये उसमें जितने बकाया पेमेंट हैं उस प्लॉट के ऊपर या कोई अनऑथराइज्ड को ऑथराइज कराने के बाद भी अगर रजिस्ट्रियाँ होंगी तो जितनी उसकी पेंडिंग पेमेंट है आउटस्टैंडिंग वो सारी जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री होगी, उससे पहले नहीं होगी। वही तो पूछ रहा था आपसे, ये तो पहले आपने चला ही रखा है। वो चला रखा है, लेकिन अब एनओसी जो एरिया 7A का है उसमें ज़रूरी है। उसमें पैसे भी जमा होते थे तभी मिल पाते थे, एलपीजी पैसे जमा होंगे तब वो जाके आगे नहीं, लेकिन अब अनऑथराइज में अपने आप कोई कराने लग जाएगा, उसको नहीं करेंगे ना। अब जो ऑथराइज एरिया करेंगे उसी में होंगी रजिस्ट्री। CLUs जितने हैं वो भी हमने जो एक पावर मुख्यमंत्री के पास होती थी हमने वो छोड़ करके उसको ऑनलाइन कर दिया था। अब उसमें स्कूल्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सर्विसेज जितनी भी हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, ये सारे जिसको जहाँ चाहिए वो उसको ऑटोमेटिक वही मिलते हैं। लेकिन जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि अनऑथराइज्ड जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उसमें डिपार्टमेंट के द्वारा चेक होकर के ही होगा। एक प्रथा रिमांड की प्रथा, पहले रेवेन्यू कोर्ट्स में चीज़ें चलती थी, पटवारी से शुरू होती थी, पटवारी के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद SDM, SDM के बाद DC, ADC, DC, फिर डिविजनल कमिश्नर, फिर FCR, और वो चलते चलते कौन से अधिकारी का मूड थोड़ा सा बदल जाए वो कहते मुझे तो फाइल समझ नहीं आई, चल रिमांड, रिमांड बैक टू पटवारी। फिर वो पटवारी, उस समय तो पटवारी बदल गया होता है, दूसरे बोर्ड बना चुका है, वो दूसरा मूड बना चुका होता है, फिर वहाँ से फिर नया तहसीलदार के पास जाता है, फिर नया ADC, फिर SDM, DC, वो करते करते फिर वहाँ तक, और फिर पता नहीं कौन सी क्वारी लग करके फिर रिमांड। सालों साल तक ये रिमांड का खेल चलता था। हमने रिमांड का खेल खत्म कर दिया कि जो भी कोई एक अधिकारी अपना निर्णय देगा, एक अपील होगी, उस सेकंड अपील में जो उन्होंने निर्णय कर दिया उसके बाद आगे अपील नहीं होगी। इसके बाद आपने जाना तो सीधा सिविल कोर्ट जाए, क्योंकि ये जो खेल है 20-20, 30-30 साल का प्रॉपर्टीज का, यानी पीढ़ियां निकल जाती हैं, तब तक भी ये खेल चलते रहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये सारे। और बहुत तकलीफ है, जमीनों के लिटिगेशन सबसे ज़्यादा है, चाहे सिविल कोर्ट में है और चाहे रेवेन्यू कोर्ट में, सबसे ज़्यादा। तो इनको कैसे ख़त्म किया जाए, उसमें रजिस्ट्रेशन का काम एक तरफ चल रहा है, लिटिगेशन ख़त्म करने का सिलसिला कोर्ट से भी हमारी बातचीत चल रही है कि इनको बंचेज में आप लोग कैसे ख़त्म कर सकते हो, करो। कोई हमको नई पॉलिसी बनानी, नई पॉलिसी बनाए, कोई एक्ट भी बनाना पड़ेगा, एक्ट भी बनाएंगे। लेकिन जैसे रुपए का लेन देन बैंक में साफ होता है, केवल होता है तो एक साइबर क्राइम हो गया तो हो गया, अन्यथा रुपया कहाँ जाना और कहाँ से आना है वो सब खाते चलते हैं। ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड भी है, वो खातों के अंदर एकदम स्पष्ट हो जाए, इसको हम आगे कर रहे हैं। ला भैया मुझे पकड़ा दे, चल तू जा। इसका दिख नहीं रहा होगा बेचारे का माइक। अच्छा चलिए, ऐसा ना सुशासन का असर कहीं कहीं तो हो ही जाता है। एक हमने ये जो डिफरेंट स्कीम्स सरकार की, चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की, इसको अलग अलग ऑफिस में जा करके अलग अलग बाबुओं के पास जाके खड़ा होना पड़ता था और हर जगह अलग से फार्म भरो और फिर वो बार बार चक्कर काटना, मेरा ये काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। जितनी सर्विसेज पब्लिक को चाहिए वो सब एक काउंटर पर मिलेंगी और उस काउंटर का नाम हमने रखा अंत्योदय सरल पोर्टल। उसको कहीं कहीं सरल पोर्टल कहा, कहीं अंत्योदय कहा, कहीं अंत्योदय सरल कहा। वो कितने टाइप की स्कीमें हैं उसको जोड़ करके अंत्योदय पोर्टल या सरल पोर्टल या अंत्योदय सरल पोर्टल। शहरों में कहीं कहीं ई दिशा केंद्र पहले खुले थे, उनमें भी ये सारी सेवाएं, सब सेवाएं एक जगह पर आपको मिलेंगी। तो इसके अंदर लगभग 550 सेवाएं
और योजनाओं के फॉर्म सारे एक ही जगह भरे जाते हैं, और उन सबको अब जोड़ दिया है परिवार पहचान पत्र के साथ, ताकि फार्म भी भरने की आवश्यकता नहीं। आपने अपना परिवार पहचान पत्र भरा और उसके अंदर सारी डिटेल आ गई। आपको व्यक्तिगत योजना का लाभ है तो किस व्यक्ति को चाहिए उसका टिक किया, ताकि उस व्यक्ति की सारी बातें पता लग गई, और उसमें आपने जिस योजना को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो, डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगी, आपको योग्यता आपकी है तो आपको तुरंत मिलेगी। तो अंत्योदय सरल पोर्टल पर 41 विभागों की 450 सेवाएं और योजनाएं ये आज दी जा रही हैं। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, हमने जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई सबसे पहले शिक्षा विभाग में बनाई थी अध्यापकों की। इसके बाद ऐसे जो काडर हैं जिनकी 500 संख्या एक काडर की है, ऐसे सब विभागों की हमने लागू कर दी थी। 7 विभागों में लागू हो चुकी है, और अब नई सूचना हमने दे दी कि 500 की बजाय 300 का भी कैडर है तो भी ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। तो ऐसे इस बार 10 विभाग जो हैं वो इस दायरे में आ गए हैं। तो ये सब के सब अभी 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन ट्रांसफर सब करेंगे, उसकी तैयारी सबकी हो चुकी है। जितने भी हमारे 500 वाले तो क्योंकि 500 ही खत्म होगा तो 300 ही 300 तक आ गया। तो 300 से कैडर वाले ऊपर वाले सभी विभागों का जनरल ट्रांसफर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगा। हाँ, अब वो उसका सिस्टम है, अप्लाई कराएंगे उनका जो सीनियोरिटी का जो उनका क्रमांक है, उस सीनियोरिटी के हिसाब से जो जगह खाली है, जो जहाँ डिजर्व करता है, जिसकी जहाँ पात्रता है वो वहाँ पहुँचेगा। और हर साल अब कोई भी व्यक्ति ट्रांसफ़र के लिए अपने आप को उसमें अप्लाई कर सकता है। पहले था 3 साल बाद करना या 5 साल बाद करना। हाँ, जिस किसी को उठाना है उसको शिक्षा विभाग में 3 साल से पहले नहीं उठाएंगे। शिक्षा में 3 साल हो गया, बाकी में हर साल वो होगा। बाकियों में भी अपनी अपनी प्लानिंग बना रहे हैं। किसी को लगता है मैं 2 साल जरूर रहना चाहिए, किसी को लगता है 3 साल जरूर रहना चाहिए। एक एम्प्लाई को एक स्थान पर कितने साल तक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ये हर एक का अलग अलग है। शिक्षा विभाग वालों ने कहा कि हमारा 3 साल अगर रहता तो वो अपनी पूरी वो अपना दे सकता है। 3 साल बाद अगर कोई वहाँ जाना चाहता तो उसको उठा देंगे, नहीं जाना चाहता तो 5 साल भी रहेगा। 5 साल बाद उसको कहेंगे जरूर उठना है। 3 से 5 मैक्सिमम। लेकिन शिक्षा विभाग की तो ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव खुली नहीं थी, एक बार खुलने के बाद नहीं, पिछली बार खुली थी और बीच में हमने कर दी थी। कोई व्यक्ति कोर्ट में चले गए, उसके कारण से आधे लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, आधे ने ज्वाइन नहीं किया था, तो सडनली कोर्ट ने उसको रोक दिया था कि भी इसको नए सेशन में करना। अब वो भी जो बचे हुए लोग हैं अब अप्रैल के अंदर वो ज्वाइन करेंगे, वो शिक्षा का ड्राइव पूरा हो जाएगा। और इस अप्रैल में फिर से जो बाकी बचे हुए हैं उनका फिर ट्रांसफर होगा। हर विभाग की अपनी अपनी ट्रांसफर पॉलिसी, जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। उसके अनुसार ही करना। हाँ, चेंजेस थोड़े थोड़े अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट करते हैं। इतना ही है कि जनरल जो उसका वो है एक प्रिंसिपल, वो ये है कि एज के हिसाब से उनकी सीनियोरिटी होगी। महिलाओं को सीनियोरिटी के नंबर अधिक मिलेंगे, या जो और कुछ क्लासेज डिजर्व करती हैं उनको मिलेंगे। बाकी उनके कौन से प्लेस जोन क्या होगा, पूरा हरियाणा एक जोन हो सकता है, एक जिला एक जोन हो सकता है, या 4 जिले मिला के कर सकते हैं। तो ऐसा वो अलग अलग से कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, कहाँ कहाँ उनके ऑफिस हैं, इसके हिसाब से वो करेंगे। लेकिन ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रयोग हमारा गया है। इसको भी बहुत से स्टेट्स ने अध्ययन करना शुरू किया है, 7-8 प्रांतों ने इसको लागू भी कर दिया है। एक विषय है जमीनों का प्रोक्योरमेंट, ये जो एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन के एक्ट के कारण से हमको बहुत नुकसान हुआ, खास करके जिन डिपार्टमेंट्स ने बड़ी मात्रा में ज़मीनें एक्वायर की थी, HSADC है, HSBP है, और इनके अनाउंसमेंट हज़ारों हज़ार करोड़ की अनाउंसमेंट पिछले दिनों कोर्ट्स में आई है, जिसके कारण से वो सारा लोड कंज्यूमर के ऊपर गया है। और कंज्यूमर भी बहुत परेशान होता है। पहले तो वो अपने एक रेट से ले लेता है, अब उसको ही नहीं पता होता कि कितने अनाउंसमेंट आ जाएगी। इसके झगड़े बहुत पड़े, जिसको हम अभी सुलटा भी रहे हैं। कुछ योजनाएं पीछे बनाई हैं, कुछ आज भी 1-2 योजनाएं आपको बताएंगे। तो वो सारा ना हो, या तो उसमें कोई नया एक्ट बने जो हमको सूट करे। जब तक ऐसा नहीं होता तो हमने एक नया उसमें सिस्टम बनाया है, ई भूमि पोर्टल। ई भूमि पोर्टल पर जिसको अपनी ज़मीन बेचनी है वो भी डाल सकता है, जिसको खरीदनी है वो भी डाल सकता है। जब खरीदने वाला डालेगा तो उसके उस एरिया में बेचने वाला वो अपना रेट डालेगा, और जिसकी डिमांड नहीं है वो भी डाल देगा, ताकि डिमांड वाला उसको देख सके कि ये चीज़ बिकने वाली है। जैसे कि एक्सचेंज होती है, ऐसी एक लैंड एक्सचेंज,
ये ई भूमिका पोर्टल, इसमें लगभग अभी तक 9,725 किसानों ने 19,000 एकड़ भूमि का अपना पंजीकरण करा रखा है। अभी हमने कितनी खरीदी है वो कोई तो नहीं आया अभी। इसमें हमने हमारी आवश्यकता के हिसाब से हमने कुछ खरीदी भी है। जैसे पिछले दिनों में करनाल का एयरपोर्ट, वहाँ हमको कुछ ज़मीन चाहिए थी, शायद 56 एकड़ ज़मीन उसी में से खरीदी, और वो नेगोशिएशन हो जाती है। कमेटियाँ हैं 3 तरह की, लोकल डीसी लेवल पर, एक ऑफिसर लेवल पर, और एक सब कमेटी मिनिस्टर्स की। अगर कलेक्ट्रेट पर कोई बेचना चाहेगा तो डीसी लेवल पर ही उसका फाइनल हो जाता है, और कलेक्ट्रेट से ऊपर शायद 20% तक रखा हुआ है, वो फिर सेक्रेटरी लेवल तक होता है। 20% से ऊपर अगर कोई मांगता है अपनी कीमत, तो फिर एक सब कमेटी बनी हुई है मिनिस्टर्स की, उसमें अधिकारी भी होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं। हमको आवश्यकता लगती है कि हाँ इसकी आवश्यकता ज़्यादा है और इस पेमेंट को जो उसने मांगी है उसमें नेगोशिएशन करके देना ठीक रहेगा, तो उसको खरीद लेते हैं। बहुत ज़्यादा है तो छोड़ देते हैं। ऐसे ही खनन के जो ठेके हैं, इनकी हमने ई नीलामी शुरू की है। इसके बहुत झगड़े होते हैं, बहुत पेंडेंसी पड़ी हुई है, फिर भी हमने मई 2021 से और इसको स्पीड से करेंगे। जितनी हमारी माइनिंग की बेल्ट्स हैं उन सब में छोटे ठेके, पहले तो बड़े बड़े ठेके होते थे, हमने इसको एक एक के 3-3 किए हैं, और उसको हम सब अब मई 21 के अंदर सारे इसके ठेके जो है ऑनलाइन कर देंगे। कोई आए जिसकी इच्छा वो ले जाए। छोटा आकार कितना रखते हैं? कुल अब 44 हमारे ठेके हैं, 44 पैचेज हैं। जो पहले 11-12 थी तो उसको 44 में कर दिया है, जो खास करके रेत के ये जो नदियों के ठेके हैं ये, तो हमने छोटे कर दिए हैं, ताकि बहुत बड़ा 500-500 600 हेक्टेयर का लेने के बजाय कोई 50 हेक्टेयर 60 हेक्टेयर इतने में जो फिजिबल है उसको वो ले जा सके। पावर में हमने बहुत